हेलो दोस्तों। आपने आजकल ये तो सुना ही होगा कि हमें पैसे सेव करने चाहिए और सेव करके कहीं इन्वेस्ट करने चाहिए। लेकिन जब इन्वेस्ट करने की बात आती है तो माइंड में सबसे पहले यही आता है, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट और प्रॉपर्टी। और अगर आप किसी से ये पूछेंगे कि कहाँ इन्वेस्ट करने चाहिए तो कोई प्रॉपर्टी कहेगा, तो कोई म्यूचुअल फंड कहेगा और कोई स्टॉक मार्केट भी कहेगा। और ये सबकी अलग अलग ओपिनियन, सबके अपने अलग अलग एक्सपीरियंस के बेस पे होती है। लेकिन अगर मैं आपको आज एक ऐसा आइडिया बताऊं जिससे आप अपनी एक प्रॉपर्टी और बिजनेस दोनों बना सकते हैं कुछ टेक्निक्स यूज करके, कैसे? इसके लिए हम एक सिनेरियो लेते हैं जिसमें दो दोस्त होते हैं, विक्की और वरुण। दोनों ही एक ही कंपनी में और एक ही ऑफिस में जॉब करते हैं और दोनों की सैलरी 70,000 पर मंथ है। विक्की और वरुण दोनों को जॉब करते हुए अप्रोक्सीमेटली 3 ईयर्स हो गए हैं और 3 ईयर्स पहले उनकी सैलरी अप्रोक्सीमेटली 60,000 या 50,000 रही होगी, और जिसमें से दोनों ने अपनी अपनी सैलरी में से 15,000 पर मंथ सेव भी करते हैं। इसलिए अब दोनों के पास सेविंग है 5,40,000 रुपये, 5,40,000। अब विक्की सोचता है, अब तो मेरी सैलरी 70,000 हो गई है, क्यों ना मैं एक घर खरीद लेता हूँ, उससे मुझे रेंटल इनकम भी आएगी। तो फिर वो जाकर एक फ्लैट बुक करा देता है जो उसको 45 लाख का पड़ता है, जिसके लिए वो अपनी सेविंग में से 5 लाख की डाउन पेमेंट करता है और 40 लाख का लोन लेता है। और उसकी EMI बनती है 35,989। हम राउंड फिगर में इसको 36,000 ले लेते हैं और ये 20 ईयर्स के लिए लेता है एट 9% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। दूसरी तरफ अब वरुण भी कहीं इन्वेस्ट करने के लिए सोचता है, लेकिन वरुण कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अच्छे से सोचता है और फिर डिसीजन लेता है कि वो एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेगा, जैसे कि शॉप। यहाँ पर वरुण विक्की से थोड़ा डिफरेंट डिसीजन लेता है, लेकिन उसका सीक्रेट और स्मार्ट मूव तो अभी बाकी है। वरुण मार्केट में शॉप के लिए सर्च करता है। उसे मार्केट में कुछ शॉप मिलती हैं 15 लाख में, लेकिन वरुण चाहता है कि वो जो शॉप परचेज करे वो मेन मार्केट में हो, जहां पर सेल ज्यादा हो। इसलिए वो मेन मार्केट में शॉप परचेज करता है, जो उसे ऑलमोस्ट डबल प्राइस 28 लाख की पड़ती है, जिसके लिए वो सिर्फ 3 लाख की डाउन पेमेंट करता है और 25 लाख का लोन लेता है, जिसकी EMI 22,493 रुपए, ये हम राउंड फिगर में ले लें 22,500 रुपए पर मंथ 20 साल के लिए 9.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट पर बनती है। लेकिन 25 लाख का लोन लेने के साथ ही वरुण अब एक बहुत ही स्मार्ट मूव लेता है। वो एक SIP स्टार्ट करता है 9,000 पर मंथ की 20 ईयर्स के लिए। अभी दोनों सिनेरियो में हम देखते हैं, विक्की हर महीने अपने घर की EMI 36,000 पे करता है और उसकी टोटल सैलरी 70,000 है। तो EMI देने के बाद उसके पास बचते हैं 34,000, जिसमें फूड का खर्चा 8,000, होम रेंट का खर्चा 8,000 और एंटरटेनमेंट का खर्चा 5,000 होता है। अब विक्की 34,000 में से ये एक्सपेंसेस हटा के केवल 13,000 ही बचा पाता है हर महीने। और दूसरी तरफ वरुण हर महीने अपनी शॉप की EMI देता है 22,500 रुपए और उसकी टोटल सैलरी है 70,000 रुपए। तो EMI देने के बाद उसके पास बचते हैं 47,500 रुपए, 47,500, जिसमें से फूड का 8,000 का मंथली बिल, होम रेंट का 8,000 मंथली बिल और एंटरटेनमेंट का 5,000। अब वरुण अपनी सैलरी में से EMI देने के बाद और बाकी एक्सपेंसेस देने के बाद 26,500 रुपए हर महीने सेव कर पाता है। लेकिन अब विक्की ने अपना घर रेंट पे दे दिया है 8,000 पर मंथ के रेंट पर, और अगर वो खुद अपने नए घर पे शिफ्ट होता है तो उसका 8,000 का रेंट बच जाता है, लेकिन घर का मेंटेनेंस चार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसमें एडिशनल कॉस्ट डालते हैं। तो अगर अपने नए घर में शिफ्ट होता है तो वो उसको 14,000 पर मंथ का पड़ेगा। इसलिए वो खुद अभी भी रेंट पे ही रहता है और अपना नया घर 8,000 पर मंथ में रेंट पर दे देता है। और अब उसकी सेविंग रेंटल इनकम ऐड करने के बाद 13,000 प्लस 8,000 अब वो 21,000 हो जाती है। और दूसरी तरफ वरुण की शॉप क्योंकि मेन मार्केट में है और उसकी शॉप बहुत ही आसानी से उसे 10,000 या उससे ज्यादा का रेंट दे सकती है और कम से कम 8,000 तो दे ही सकती है, लेकिन वरुण उसे अभी भी रेंट पर नहीं देता। वरुण यहाँ पर एक स्मार्ट मूव लेता है और जो 2 लाख रुपए उसके पास बचे थे उनसे अपनी ही शॉप में स्पेयर पार्ट की दुकान कर लेता है। और क्योंकि वो जॉब करता है और खुद शॉप पर नहीं बैठ सकता, तो जो उसके घर के पास एक मैकेनिक होता है, वरुण उसे एक ऑफर करता है कि वो उसकी शॉप को संभाल ले, जिसमें वो अपना बाइक रिपेयरिंग का काम और रिपेयरिंग में होने वाले स्पेयर पार्ट की सेल दोनों ही कर सकता है। और जो भी स्पेयर पार्ट की सेल होगी, जो भी प्रॉफिट होगा, वो उसका 30% उसको दे देगा। मैकेनिक मान जाता है क्योंकि उसे मेन मार्केट में बिना किसी रेंट के शॉप मिल जाती है और सभी स्पेयर पार्ट उसे उसी शॉप में मिल जाते हैं और स्पेयर पार्ट की सेल पर उसे प्रॉफिट भी मिलता है। अब पहले 3 महीने तक वरुण की शॉप से हर महीने 30,000 रुपए की स्पेयर पार्ट की सेल होती है। वैसे तो स्पेयर पार्ट में बहुत ज्यादा मार्जिन होता है, हम फिर भी मिनिमम से मिनिमम 20% का मार्जिन ही कंसिडर करते हैं। पहले 3 महीने 6,000 हर महीने प्रॉफिट होता है, जिसमें से 30% मैकेनिक का शेयर निकालने के बाद वरुण को 4,200 का प्रॉफिट बचता है। और उसमें से अगर वो इलेक्ट्रिसिटी और बाकी अदर एक्सपेंसेस 2,000 के भी हटा देता है तो उसके बाद उसको 2,200 रुपए बचते हैं नेट प्रॉफिट। ऐसे ही उसको फरवरी में भी इसी 2,200 रुपए का प्रॉफिट होता है। तो नेक्स्ट 3 मंथ्स में जो सेल है वो
30,000 से बढ़ के 50,000 हो जाती है और अकॉर्डिंगली जो वरुण का शेयर है वो 2200 से बढ़ के 5,000 रुपए हो जाता है। ऐसे ही फिर ये 50,000 से बढ़ के 70,000 हो जाती है फर्दर नेक्स्ट 3 मंथ में, और वरुण का शेयर उसमें 7,800 हो जाता है एंड अकॉर्डिंगली ग्रोथ होती जाती है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज फर्स्ट ईयर की मंथली सेल निकालें तो वरुण की शॉप से जो सेल होती है फर्स्ट ईयर में वो 7,20,000 रुपए होती है, और इसमें वरुण का नेट प्रॉफिट मंथली वो 6,400 होता है। और अगर हम इसमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की बात करें, क्योंकि इसमें मार्जिन भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, मेन मार्केट में शॉप होती है और शॉप जितनी ज़्यादा पुरानी होती जाती है उतनी ज़्यादा वो मार्केट में नोन होती जाती है, और नोन होने के बाद उस पर कस्टमर फुटफॉल ज़्यादा होता है तो ज़्यादा सेल होती है। लेकिन फिर भी हम सिर्फ 20% का ग्रोथ मान के चलते हैं। तो वरुण का फर्स्ट ईयर का नेट प्रॉफिट था 6,400 मंथली ऑन एन एवरेज। फिर ये सेकेंड ईयर 7,680 नेट प्रॉफिट हुआ। इसके बाद ये ऑन एन एवरेज थर्ड ईयर में 9,216 हुआ। उसके बाद ये 11,059 हुआ, और इस तरह से ये ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होती रही। तो अगर आप देखेंगे वरुण को जो EMI पे करनी थी वो 22,500 रुपए प्लस 9,000 ऑफ SIP, तो टोटल हुआ 31,500 रुपए। अब क्योंकि फर्स्ट ईयर का जो ऑन एन एवरेज मंथली प्रॉफिट है वो 6,400 है, तो ऑन एन एवरेज वरुण को जो पे करना पड़ा फर्स्ट ईयर में वो हुआ 25,100। फिर सेकंड ईयर में वो हुआ 23,820। फिर थर्ड ईयर में ये हुआ 22,284 एंड फोर्थ ईयर में ये हुआ 20,440, और इस तरह से ये कम होता चला गया। तो अगर हम बात करें जो नेट पेएबल है, जो उसको पे करना है, वो कम होता जा रहा है। और अगर आप देखेंगे 10th ईयर में जाके ये 0 हो गया। अब जो है वहाँ पे एक बिजनेस हो रहा है, और बिजनेस हो रहा है तो वहाँ पे प्रॉफिट जनरेट हो रहे हैं, क्योंकि शॉप है वो पुरानी हो रही है, वेल नोन हो रही है मार्केट में, और मार्केट भी डेवलप हो रही है, तो उसकी सेल बढ़ती जा रही है और ईयर ऑन ईयर उसको प्रॉफिट ज्यादा होता जा रहा है। तो अगर आप लास्ट में आके देखेंगे तो नेट 20 ईयर्स में तो ऑन एन एवरेज मंथली नेट पेएबल जो है वरुण का वो हुआ 25,100। और अगर हम इसको 12 मंथ्स का कंसीडर करें, मतलब फर्स्ट ईयर का टोटल नेट पेएबल कितना होगा वो हुआ 3,01,200। ऐसे ही सेकंड ईयर का 2,85,000, थर्ड ईयर का 2,67,408, फोर्थ ईयर का 2,45,289, और ऐसे करके कम होता जा रहा है। और अगर आप देखेंगे 10th ईयर में 10वें साल में वरुण को कुछ भी पे नहीं करना पड़ा, वहां से उसको प्रॉफिट आना शुरू हो गया। और अगर आप टोटल करेंगे तो 20 साल बाद पूरे 20 इयर्स में वरुण ने कुछ भी पे नहीं करा, इवन उसको 67,77,638 का प्रॉफिट हुआ। लेकिन हम दूसरी तरफ बात करें विक्की के केस में, विक्की की फ्लैट की टोटल वैल्यू थी 45 लाख, उसने डाउन पेमेंट करी 5 लाख, उसका लोन अमाउंट था 40 लाख एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट था 9%, और लोन 10 ईयर था 20 ईयर सेम। तो EMI थी 36,000 और रेंटल इनकम के बाद उसको 28,000 पे करना पड़ रहा था, और ये थ्रू आउट 20 ईयर्स उसको पे करना था। उसको 28,000 अगले 20 साल तक लगातार पे करना। लेकिन वरुण के केस में जो उसका नेट पेएबल था कम होता चला गया, और 10th ईयर में जाके वो बिल्कुल 0 हो गया। तो अगर हम ओवरऑल देखें विक्की को और वरुण को इन 20 सालों में क्या मिला, सबसे पहले देखते हैं विक्की को इन 20 सालों में क्या मिला। विक्की ने 20 साल तक 28,000 बैंक को पे किया। विक्की को 20 साल बाद एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी मिली जो उसने फ्लैट परचेज किया था। और अगर हम बात करें वरुण की, वरुण को इन 20 साल के बाद एक कमर्शियल प्रॉपर्टी मिली जो उसकी शॉप है, जो उसने 28 लाख की परचेज की थी, और इन 20 साल में उसका एप्रिसिएशन होने के बाद अब उसकी वैल्यू 75 लाख हो गई है। इसके अलावा वरुण कंटिन्यूस SIP में इन्वेस्ट कर रहा था, उसको 15% रिटर्न के हिसाब से उसे 1,36,43,595 रुपीज मिले। तो अगर हम माने प्रॉपर्टी से 75 लाख, SIP रिटर्न से 1,36,43,000। इसके अलावा इन 20 सालों में जो बिजनेस से प्रॉफिट हुआ वो है 67,77,638। तो अगर हम टोटल वैल्यू की बात करें, उसकी कमर्शियल प्रॉपर्टी की वैल्यू प्लस SIP रिटर्न की वैल्यू प्लस बिजनेस प्रॉफिट की वैल्यू, तो ये टोटल होता है 2,79,21,233। हम राउंड फिगर में लेते हैं 2,80,00,000, 2,80,00,000 के आसपास। और इसके अलावा वरुण ने इन 20 सालों में एक बिजनेस डेवलप कर लिया, स्पेयर पार्ट का बिजनेस, जो उसे 20 साल के बाद 1.5 से 2 लाख रुपए 1.5 to 2 लाख रुपीस पर मंथ का प्रॉफिट दे रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब वरुण को जॉब करने की जरूरत नहीं है, अब वरुण को जॉब से फ्रीडम मिल चुकी। इस पूरे सिनेरियो के बाद हम ये जान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना नहीं होता। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता। हम किस तरह से इन्वेस्ट करें कि हमारे एसेट्स भी बने, और एसेट्स डिफरेंट फॉर्म्स में बने, प्रॉपर्टी की फॉर्म में, स्टॉक्स की फॉर्म में, या अदर किसी कैपिटल की फॉर्म में। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि हम किस तरह से इन्वेस्ट करें कि हम प्रॉपर्टी और एक कैपिटल अमाउंट दोनों ही जनरेट कर पाए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा, एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। लुक ओवर।